नमस्ते। आज हमारे सामने एक ऐसा स्रोत है जो एक बड़ा दावा करता है कि शेयर बाजार में सिर्फ 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम से शुरू करके भी 10 लाख तक का सफर तय किया जा सकता है, वो भी बिना किसी लॉटरी या क्या कहते हैं किस्मत के, सिर्फ स्मार्ट निवेश के दम पर। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी सा लगता है ना। हाँ, सुनने में तो बहुत आकर्षक है। तो आज हम इसी स्रोत की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे निवेशकों के लिए इसमें कौन सी खास रणनीतियां या वो जो कहते हैं राज बताए गए हैं। हमारा मकसद है इन दावों को परत दर परत खोलना, उनकी व्यावहारिकता को परखना, देखना कि क्या वाकई ये तरीके काम कर सकते हैं। नमस्कार। बिल्कुल। ये विषय ऐसा है जिसमें बहुत से लोगों की, खासकर उनकी जो अभी शुरू कर रहे हैं, दिलचस्पी होगी। स्रोत की अच्छी बात यह है कि ये उम्मीद तो जगाता है, पर साथ ही ये साफ कर देता है कि भाई ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ये सफलता के लिए 3 चीजों पर जोर देता है: अनुशासन, ज्ञान और धैर्य। स्रोत के अनुसार यही वो नींव है जिस पर कोई भी सफल निवेश की इमारत खड़ी होती है। हाँ, ये अच्छा है कि स्रोत हवा में बातें नहीं कर रहा। वो 10,000 से 10 लाख की बात तो करता है, लेकिन ये भी कहता है कि इसमें वक्त लगेगा। तो इस दावे की हकीकत क्या है? स्रोत इसे कैसे सही ठहराता है? देखिए, स्रोत इसे सही ठहराने के लिए सबसे पहले प्रेरणा का इस्तेमाल करता है। वो दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट का उदाहरण देता है। सोचिए, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र में, कमाल है। हाँ, और उनका मूल मंत्र क्या था? पहला नियम, कभी पैसा मत गंवाओ। दूसरा नियम, पहला नियम, कभी मत भूलो। इसका मतलब गहरा है, पूंजी बचाना सबसे जरूरी है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर नए निवेशक वो रिटर्न के पीछे भागते हैं, जबकि बफेट जैसे लोग पहले रिस्क देखते हैं। सही बात है। और भारतीय संदर्भ में भी एक बड़ा नाम लिया गया है स्रोत में, राकेश झुनझुनवाला। बताया गया है कि उन्होंने महज 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। ये बात हिम्मत देती है कि शुरुआत छोटी हो पर दिशा सही हो तो मंजिल बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, ये उदाहरण सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दिखाते हैं कि ये संभव है। और स्रोत इन उदाहरणों का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि ये सफर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार मेहनत, सीखने की इच्छा और सबसे बढ़कर सब्र चाहिए। स्रोत कहता है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कई बार मन करेगा कि छोड़ दें, लेकिन जो टिके रहते हैं अंत में वही बड़ा फायदा उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, निरंतरता ही कुंजी है। ठीक है, तो ये तो हुई माइंडसेट और प्रेरणा की बात। अब आते हैं उन ठोस रणनीतियों पर जिन्हें स्रोत राज कह रहा है। ऐसा क्या खास है इनमें? सबसे पहले जिक्र है कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि का जादू। ये शब्द तो सुना है, पर स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, कंपाउंडिंग। स्रोत इसे 8वां अजूबा कहता है। शायद आइंस्टीन ने कहा था ऐसा। इसका सीधा मतलब है आपके निवेश पर जो रिटर्न मिला, उस रिटर्न पर भी आगे रिटर्न मिलना। अच्छा, रिटर्न पर रिटर्न। हाँ, जैसे छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है ना। शुरू में छोटा होता है, पर जैसे जैसे नीचे जाता है और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा होता जाता है। स्रोत का खास जोर इस बात पर है कि कंपाउंडिंग का असली फायदा समय देने से मिलता है। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है ना, उतना ही ज्यादा समय मिलता है इस स्नोबॉल को बड़ा होने के लिए। क्या स्रोत इसका कोई ठोस उदाहरण देता है? क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में कितना असरदार है ये? हाँ, देता है। एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करना शुरू करता है। ठीक है। और अगर उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, जो लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड में संभव माना जाता है, तो 15 साल बाद यानी 40 की उम्र में स्रोत के कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी जमा राशि करीब 50 लाख हो सकती है। 15 साल में 10,000 रुपये महीने से 50 लाख रुपए। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अगर वो 10 साल देर से शुरू करे, मान लीजिए 35 की उम्र में, और उतना ही निवेश करे 10,000 रुपये महीना अगले 15 साल के लिए यानी 50 की उम्र तक, तो उसी 12% रिटर्न पर भी उसकी जमा राशि काफी कम होगी, शायद 50 लाख के आधे से भी कम। अरे बाप रे, इतना फर्क सिर्फ 10 साल की देरी से? हाँ, ये दिखाता है कि वो शुरुआती 10 साल कितनी कीमती थे। कंपाउंडिंग सच में समय का खेल है। वाह, यंत्र तो वाकई चौंकाने वाला है। जल्दी शुरुआत करना शायद सबसे बड़ा राज है।
ठीक है, अगली रणनीति है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अनुशासन। स्रोत कहता है बाजार गिरे या उठे, SIP चालू रखो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब बाजार गिर रहा हो तो पैसा क्यों डालते रहें, नुकसान नहीं होगा? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार यही तो अनुशासन का असली इम्तिहान है। इसके पीछे का लॉजिक है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो क्या है? मतलब जब बाजार गिरता है और आप अपनी तय SIP राशि डालते हैं तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जैसे सेल में कोई चीज सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं ना। हाँ, सही बात है। बस वैसे ही। और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो ये सस्ती खरीदी गई ज्यादा यूनिट्स आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा देती हैं। स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग डरकर SIP बंद कर देते हैं या रोक देते हैं जब बाजार गिरता है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जो निवेशक इस डर पर काबू पा लेता है वो लंबी अवधि में दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। हाँ, ये बात समझ आई। यानी गिरावट को एक अवसर की तरह देखना, लेकिन इसके लिए हिम्मत और समझ दोनों चाहिए। और यही शायद अगली रणनीति काम आती है, सीखने पर जोर। स्रोत कहता है कमाने से पहले सीखें। इसका क्या मतलब है? सिर्फ किताबें पढ़ना? नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ विकसित करना। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि भाई दूसरों की देखा देखी या टीवी पर एक्सपर्ट्स की टिप्स सुनकर पैसा मत लगाओ। ये टिप कल्चर को खतरनाक बताता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। कंपनी की सेहत को समझना, उसका बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, कर्ज कितना है, मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं, इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है। अच्छा। और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और ट्रेंड्स को देखकर बाजार की चाल का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए। स्रोत कहता है कि आपको दोनों का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम इतना जरूर समझे कि आप कोई शेयर या फंड क्यों खरीद रहे हैं। क्यों, इसका जवाब होना चाहिए आपके पास। ये ज्ञान आपको आत्मविश्वास देगा और वो जो कहते हैं ना, भेड़ चाल से बचाएगा। यानी अपना होमवर्क करना जरूरी है। सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना तो जुआ खेलने जैसा हुआ। चलिए, अगली रणनीति है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन। ये भी काफी सुना हुआ शब्द है। स्रोत इसमें क्या खास बताता है? स्रोत कहता है, वो कहावत है ना, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे थोड़ा और गहराई से समझाता है। वो सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करने को काफी नहीं मानता। वो जोर देता है एसेट एलोकेशन पर। एसेट एलोकेशन मतलब अपनी पूंजी को अलग अलग तरह की संपत्ति में बांटना, जैसे इक्विटी यानी शेयर, डेट यानी बॉन्ड या FD, सोना और शायद थोड़ी रियल एस्टेट भी। हर एसेट क्लास का रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल अलग होता है और वो बाजार की अलग अलग स्थितियों में अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। जैसे जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना अक्सर अच्छा करता है। अच्छा, ये बात है। सही एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को एक स्थिरता देता है और बड़े नुकसान से बचाता है। इक्विटी के अंदर भी वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में और अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, इनमें निवेश बांटने की सलाह देता है। स्रोत का मानना है कि विविधीकरण शायद आपको रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन ये आपको गरीब होने से बचाने में मदद जरूर कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर नए निवेशकों के लिए जो अक्सर किसी एक हॉट स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे मुश्किल रणनीति पर, भावनात्मक नियंत्रण। स्रोत कहता है कि लालच और डर ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे कैसे बचा जाए? स्रोत इसे निवेश का मनोवैज्ञानिक पहलू कहता है और मानता है कि ज्यादातर निवेशक तकनीकी ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने की वजह से पैसा गंवाते हैं। ये तो सच है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है बुल मार्केट में, तो फोमो यानी कहीं मैं पीछे न रह जाऊं वाला डर हावी हो जाता है। लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे ऊंचे दामों पर भी खरीदने लगते हैं। और जब गिरता है तब? और जब बाजार तेजी से गिरता है बेयर मार्केट में, तो डर हावी हो जाता है। लोग घबरा कर, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, अपने अच्छे निवेश भी नुकसान में बेच देते हैं। स्रोत का सुझाव है कि इन भावनाओं को पहचानना सीखें और तर्क को आगे रखें। एक तरीका है निवेश करने से पहले ही अपनी रणनीति बना लें। पहले से प्लानिंग। हाँ, तय कर लें कि आप कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, कितना रिस्क लेंगे, और फिर उस रणनीति पर टिके रहें, चाहे बाजार कुछ भी करे।
स्रोत कहता है कि सफल निवेशक वो नहीं जो भावनाओं से मुक्त है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। इसके लिए अनुशासन और अनुभव दोनों चाहिए। ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या ये वाकई काम करते हैं? क्या स्रोत कोई असली जिंदगी का उदाहरण देता है? हाँ, और यही स्रोत की एक और खास बात है। वो एक आम आदमी का उदाहरण देता है, दिल्ली के एक स्कूल शिक्षक राजेश शर्मा। कहानी है कि राजेश जी ने 2010 में, जब उनकी आय शायद बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह के SIP से शुरुआत की। सिर्फ 5,000 रुपए महीने से 2010 में? हाँ, स्रोत बताता है कि उन्होंने थोड़ी रिसर्च करके 3 अच्छे माने जाने वाले फंड चुने। एक निफ्टी इंडेक्स फंड जो बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, एक HDFC मिड कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों में, और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो भारत और विदेश की कंपनियों में मिला जुला निवेश करता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नतीजा क्या रहा? नतीजा काफी प्रभावशाली रहा, जैसा स्रोत बताता है। राजेश जी ने अनुशासन बनाए रखा, बाजार में कई उतार चढ़ाव आए। 2013 का वो टेपर टेंट्रम, 2016 की नोटबंदी, 2020 का कोविड क्रैश, लेकिन उन्होंने अपनी SIP जारी रखी, बंद नहीं की। वाह, हिम्मत की बात है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार 15 साल बाद यानी 2025 तक उनका कुल निवेश कितना हुआ? करीब 9 लाख रुपए। 5,000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 15 साल। लेकिन उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर 48 लाख से ज्यादा हो गए। क्या बात है, 9 लाख का निवेश 48 लाख बन गया। ये तो कमाल है। मतलब लगभग 14-15% का सालाना रिटर्न। हाँ, जो कंपाउंडिंग और वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग दोनों का मिलाजुला नतीजा है। और ये उदाहरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी करोड़पति का नहीं, एक आम स्कूल टीचर का है। ये दिखाता है कि अनुशासन और समय देने से क्या हो सकता है। उनके फंड चुनाव भी दिलचस्प हैं। इंडेक्स, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये विविधीकरण का भी अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत इस उदाहरण का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करता है कि जो रणनीतियां बताई गईं, जल्दी शुरुआत, SIP अनुशासन, विविधीकरण और धैर्य, ये सब मिलकर काम करती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसे लगातार करना ही असली चुनौती है। राजेश शर्मा की कहानी दिखाती है कि ये संभव है। तो इन सब रणनीतियों और उदाहरणों के बाद स्रोत एक गोल्डन रूल की बात करता है। कहता है कि इसे सिर्फ टॉप 1% निवेशक ही समझते और अपनाते हैं। वो रूल है बाय टाइम नॉट टाइमिंग। खरीदो समय, ना कि सही समय। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है बाजार के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगाकर सबसे निचले स्तर पर खरीदना और सबसे ऊंचे स्तर पर बेचना। जो सब करना चाहते हैं। हाँ, जो सब करना चाहते हैं। पर स्रोत कहता है कि ये लगभग नामुमकिन है। कोई भी लगातार ऐसा नहीं कर सकता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसमें फेल हो जाते हैं। इसके बजाय स्रोत टाइम इन द मार्केट पर जोर देता है। टाइम इन द मार्केट यानी बाजार में लंबे समय तक बने रहना। अगर आपने अच्छी कंपनियों या फंड्स में निवेश किया है, तो छोटी अवधि के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना उन्हें बढ़ने का समय दें। स्रोत का तर्क है कि लंबी अवधि में अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, अच्छी कंपनियां मुनाफा कमाती है और आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है। जो लोग लगातार मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर गलतियां करते हैं और मुनाफे से चूक जाते हैं। जबकि जो निवेशक शांति से, अनुशासन के साथ लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, उन्हें कंपाउंडिंग और देश की आर्थिक प्रगति का फायदा मिलता है। लोग इसे किस्मत कह सकते हैं, पर स्रोत के अनुसार ये किस्मत नहीं, बल्कि निवेशक के धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। यही वो गोल्डन रूल है जिसे अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब्र चाहिए, बहुत सब्र। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें, तो स्रोत हमें बता रहा है कि 10,000 रुपए से 10 लाख तक का सफर, हाँ, मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए कुछ बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनाना होगा। एक, जल्दी शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। बिल्कुल। 2, नियमित रूप से निवेश करें। SIP एक अच्छा जरिया है और बाजार गिरने पर भी इसे जारी रखें। हाँ, डरना नहीं है। 3, सिर्फ टिप्स पर निर्भर ना रहें, खुद सीखें और समझें कि पैसा कहाँ लगा रहे हैं। अपना होमवर्क करें। 4, अपना जोखिम कम करने के लिए विविधीकरण अपनाएं, अलग अलग एसेट क्लास और सेक्टर्स में। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। 5,
अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर काबू रखें। ये सबसे मुश्किल है शायद। और छठा, सबसे जरूरी, बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें, बल्कि बाजार में लंबा समय बिताएं। टाइम इन द मार्केट। एकदम सही। ये सिद्धांत सुनने में शायद बहुत क्रांतिकारी ना लगे, क्योंकि इनमें कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्रोत बार बार इसी बात पर जोर देता है कि असली खेल इन सिद्धांतों को जानने का नहीं, बल्कि इन पर लगातार टिके रहने का है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये रणनीतियां कागज पर मजबूत दिखती हैं, पर इनका असली टेस्ट तो तभी होता है जब बाजार गिरता है या जब सालों तक उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता। जानकारी हासिल करना पहला कदम है, पर उस जानकारी पर खासकर भावनात्मक दबाव के पलों में अमल करना ही निर्णायक होता है। स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि धैर्य और समय, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके बिना निवेश में बड़ी सफलता हासिल करना लगभग असंभव है। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है, जिस पर स्रोत शायद इशारा करता है, लेकिन जवाब हमें खुद खोजना है। क्या वित्तीय सफलता केवल सही रणनीतियों को जान लेने से मिल जाती है, या फिर ये उन रणनीतियों पर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी टिके रहने के लिए जो मानसिक दृढ़ता चाहिए, जो भावनात्मक संतुलन चाहिए, उसे विकसित करने से मिलती है? ये वाकई सोचने वाला बिंदु है कि सफलता सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि उसे लागू करने के अनुशासन और मानसिक मजबूती में छिपी है। आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस विश्लेषण से निवेश के सफर को समझने में एक नई और व्यावहारिक दृष्टि मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।